आज हम राजकुमारी कनकलता की कहानी पर चर्चा कर रहे हैं, जहां वो अपने पिता के छिपे हुए पाप के कारण दिन में पत्थर और रात में इंसान बनती है। कहानी की अवधारणा बहुत दिलचस्प है, तो आइए बिना देर किए सीधे इसे और बेहतर बनाने के तरीकों पर बात करते हैं। कहानी में रहस्य खुलने की गति को और अधिक रहस्यमयी और रोमांचक बनाया जा सकता है। वर्तमान में इस रचना की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि रहस्य बहुत जल्दी और सच कहूं तो एकदम सपाट तरीके से खुल जाता है। हाँ, मतलब माली हरिया एक ही बार में सब कुछ उगल देता है। बिल्कुल, वो एक ही संवाद में पूरा सच बता देता है कि राजा ने अपने बड़े भाई और एक तपस्वी की हत्या की थी, और वो भी बिना किसी संघर्ष के। हम्म ये अचानक किया गया खुलासा उस पूरे सस्पेंस को एकदम से खत्म कर देता है जो उस पत्थर बनने वाले श्राप ने पैदा किया था। मतलब जब पाठक को सोचने का मौका ही नहीं मिलता तो कहानी अपनी पकड़ खो देती है। देखिए, नोट से मैं ये समझ पा रही हूँ कि पिता का रहस्य ही कहानी का मुख्य आकर्षण है। लेकिन क्या एक ही बार में सब कुछ बता देना, मतलब शायद लेखक कहानी को जल्दी आगे बढ़ाना चाहता है ताकि कनकलता के श्राप पर ज्यादा ध्यान दिया जा सके। हाँ, यह एक वैध चिंता है कि गति धीमी हो सकती है। क्योंकि अगर हम रहस्य को बहुत ज्यादा खींचेंगे तो क्या कहानी उबाऊ नहीं हो जाएगी? मैं समझ रहा हूं आप क्या कह रही हैं, लेकिन हमें किशोर श्रोताओं के मनोविज्ञान को समझना होगा ना। किशोरों को पहेलियां सुलझाना बहुत पसंद होता है। वो किरदारों के साथ खुद को चतुर महसूस करना चाहते हैं। हाँ, ये तो है। इसलिए मेरा स्पष्ट सुझाव है कि रहस्य के खुलासे को किश्तों में बांटें। जादुई तत्वों को सुराग के रूप में इस्तेमाल करते हुए नायक और नायिका से थोड़ी मेहनत करवाएं। उम्म, तो हम उन्हें सीधे जवाब देने के बजाय जवाब तक पहुंचने के लिए संघर्ष करने दे रहे हैं। एकदम सही। रहस्य को एक झटके में सामने लाने के बजाय उसे कहानी के विभिन्न हिस्सों में बिखेर दें। तो इससे गति धीमी नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि हर नया सुराग कहानी में एक नया रोमांच और तनाव पैदा करेगा। ये पाठकों के लिए एक बौद्धिक खेल बन जाएगा। ओह, समझ गई। लेकिन इसे कथानक में स्वाभाविक रूप से कैसे पिरोया जाए? मतलब सुराग ऐसे होने चाहिए जो उस दुनिया के नियमों के भीतर काम करें, है ना? बिल्कुल, इसके कई रचनात्मक तरीके हो सकते हैं जो केवल कुछ उदाहरण मात्र हैं। जैसे माली हरिया को पूरा सच बताने के बजाय केवल कोई पहेली या अधूरा सुराग देने दे। शायद वो डर के मारे पूरी बात ना बता पाए। हाँ, वो डर के मारे सिर्फ इतना कह सकता है कि जवाब उस बंद तहखाने में दफन है जहां 20 साल से किसी ने कदम नहीं रखा है। इससे तुरंत एक रहस्य पैदा हो जाता है। सही कहा। और इसके बाद राजकुमार वीरध्वज और कनकलता को महल के किसी पुराने बंद तहखाने से उस तपस्वी की कोई निशानी मिल सकती है। जैसे कि उसकी कोई टूटी हुई माला। हाँ, या किसी डायरी का जला हुआ पन्ना जिसमें केवल आधी बात लिखी हो। और चूंकि कनकलता रात में इंसान बनती है, तो हम इस जादुई पहलू का भी तो सीधे तौर पर उपयोग कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। आप क्या सोच रही हैं? मतलब कनकलता को रात में इंसान बनने के बाद कुछ ऐसे धुंधले सपने आ सकते हैं जो उसे राजमहल के उस विशेष हिस्से तक ले जाएं जहां वो अपराध हुआ था। बहुत बढ़िया विचार है। उन सपनों के दृश्यों को और गहरा किया जा सकता है। कनकलता पूरा हत्या का दृश्य देखने के बजाय केवल कुछ संवेदी अनुभव महसूस कर सकती है। संवेदी अनुभव? जैसे लोहे की तलवार घिसने की आवाज, या किसी खास तरह की धूप बत्ती की गंध जो उस तपस्वी से जुड़ी हो। ओह, और जब वो महल के किसी अनजाने गलियारे से गुजरते हुए वही गंध असलियत में महसूस करेगी तो वो सुराग उसे भौतिक रूप से उस सच के करीब ले जाएगा। ये तो दिखाओ बताओ मत तकनीक का बहुत ही बेहतरीन उपयोग है। जब कनकलता और वीरध्वज एक एक करके इन परतों को हटाएंगे तो पाठक भी अनुमान लगाएंगे कि आखिर हुआ क्या था। बिल्कुल, ये उन्हें कहानी के हर दृश्य से बांध कर रखेगा। लेकिन देखिए, जैसे जैसे वो इस रहस्य की परतों को उधेड़ती है, सच का वो बोझ उसके दिमाग पर ही नहीं बल्कि उसके शरीर पर भी तो असर डालना चाहिए, है ना? जो हमें सीधे कनकलता के पत्थर बनने के जादुई पहलू की ओर ले जाता है। राजकुमारी कनकलता के पत्थर और इंसान बनने के चक्र को उसके आंतरिक विकास और भावनाओं के साथ गहराई से जोड़ा जा सकता है। अभी तो वो बस एक मूर्ति बन जाती है। हाँ, और वर्तमान सामग्री में यही एक बड़ी कमजोरी है कि कनकलता का पत्थर बनना केवल एक स्थिर और निष्क्रिय श्राप है। मतलब उसमें कोई हलचल नहीं होती? बिल्कुल नहीं।
या अवस्था उसके डर, उसके पिता के प्रति उसके बढ़ते गुस्से या सच का सामना करने की उसकी नई हिम्मत को बिल्कुल नहीं दर्शाती है। तो इससे क्या नुकसान होता है? इससे इस फैंटेसी तत्व का भावनात्मक प्रभाव काफी कम हो जाता है। वो बस एक मूर्ति बन जाती है और उसमें कोई बदलाव नहीं आता। लेकिन पत्थर तो बुनियादी तौर पर निर्जीव, कठोर और ठंडा होता है ना? हाँ, सामान्यतः ऐसा ही होता है। तो हम उसमें एक इंसान की बढ़ती हुई हिम्मत या उसके गुस्से को भौतिक रूप से कैसे दिखा सकते हैं? क्या श्राप के नियमों के अनुसार पत्थर को स्थिर ही नहीं रहना चाहिए? ये एक अच्छा सवाल है। मतलब अगर हम पत्थर में बदलाव करेंगे तो क्या ये श्रोताओं के लिए कहानी के जादुई नियमों का उल्लंघन नहीं होगा? यहीं पर लेखक को अपने जादुई नियमों का विस्तार करना होगा। देखिए, जादू कोई वैज्ञानिक नियम नहीं है जो जड़ हो। फैंटेसी में तो जादू कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। फैंटेसी में जादू हमेशा किरदार के मन का आईना होता है। इसलिए मेरी स्पष्ट सलाह यह है कि पत्थर की भौतिक बनावट, तापमान या रंग को कनकलता के मानसिक और भावनात्मक बदलावों का सीधा प्रतीक बनाएं। ओके, तो श्राप के नियम वही रहेंगे कि वो दिन में पत्थर रहेगी? हाँ, नियम वही रहेंगे, लेकिन उस पत्थर की प्रकृति उसकी आत्मा के संघर्ष के अनुसार बदल सकती है। लेकिन इसे शब्दों में कैसे उतारा जाए? अगर वो दिन में बेजान है तो पाठक को ये बदलाव कैसे महसूस होगा? यह इसे प्रस्तुत करने के कई संभावित तरीकों में से एक है। शुरुआत में जब कनकलता डरी हुई और असहाय होती है, तो उसका पत्थर का रूप बेहद ठंडा और खुरदरा हो सकता है। एकदम सही। जब वीरध्वज दिन के समय उस मूर्ति को छूता है तो उसे एक कंपा देने वाली ठंडक महसूस हो सकती है, जो कनकलता के भीतर के गहरे डर को दर्शाती है। आहा, मतलब ये ठंडक इतनी असली होनी चाहिए कि श्रोता को भी कनकलता की लाचारी का एहसास हो। हाँ, बिल्कुल। ये वैसा ही है जैसे किसी जमे हुए तालाब के नीचे का पानी जब उबलने लगता है तो ऊपर की बर्फ में दरारें पड़ने लगती हैं। सतह वही है लेकिन अंदर का दबाव उसे तोड़ रहा है। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। तो जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है और कनकलता सच जानने का दृढ़ निश्चय कर लेती है, तो उस पत्थर में भौतिक बदलाव आना शुरू हो सकता है। हाँ, जब वो अपने पिता का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होती है, तो रात होने से ठीक पहले उस पत्थर की मूर्ति में एक हल्की गर्माहट आ सकती है। ओह, गर्माहट! और इसे और भी नाटकीय कैसे बना सकते? इसे और नाटकीय बनाने के लिए उस पत्थर की सतह पर हल्की चमकती हुई दरारें दिखाई दे सकती हैं। चमकती हुई दरारें? हाँ, ये दरारें दर्शाएंगी कि उसकी आंतरिक शक्ति अब इस श्राप और डर की जंजीरों को तोड़ रही है। ये तो एक बहुत ही शक्तिशाली दृश्य रूपक है। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि वह अब सिर्फ एक मूक दर्शक या पीड़ित नहीं है। बिल्कुल, वो अंदर से टूट रही है, लेकिन उसी टूटने से एक नई, मजबूत और निडर कनकलता जन्म ले रही है। लेकिन सोचिए, इस बदलाव का बाकी किरदारों पर क्या असर होगा जब दरबारियों या खुद राजा को उस पत्थर में दरारें और एक अजीब सी रोशनी दिखेगी? तो क्या यह महल में एक अलग तरह की दहशत नहीं फैलाएगा? बिल्कुल फैलाएगा। राजा तो डर जाएगा। हाँ, ये कहानी में एक बेहतरीन तनाव पैदा करेगा। राजा, जिसने अपने पापों को छुपाने के लिए अपनी ही बेटी को एक मूक मूर्ति समझ लिया था, अब उस मूर्ति को भीतर से धधकते हुए दिखेगा। उसे लगेगा कि उसका राज अब किसी भी समय विस्फोट की तरह बाहर आ सकता है। सही कहा। ये कनकलता की पत्थर की अवस्था को एक निष्क्रिय श्राप से बदलकर एक सक्रिय खतरे में बदल देता है। सच कहूं तो ये मनोवैज्ञानिक बदलाव किशोर श्रोताओं के साथ बहुत गहराई से जुड़ेगा। बिल्कुल जुड़ेगा। किशोरावस्था एक ऐसा समय होता है जब वे खुद अपने शरीर और भावनाओं में भारी उथल-पुथल महसूस करते हैं। हाँ, वे खुद को बदलता हुआ देखते हैं। तो जब वे कनकलता के आंतरिक क्रोध और साहस को उसके भौतिक स्वरूप को बदलते हुए देखेंगे तो वे उससे खुद को जोड़ पाएंगे। एकदम सही। और यही बढ़ती हुई आंतरिक शक्ति अंततः उस क्षण की ओर ले जाती है जहां उसे एक बेहद कठिन नैतिक विकल्प चुनना है, जो हमें सीधे हमारे क्लाइमैक्स की तरफ लाता है। वर्तमान में क्लाइमैक्स की क्या स्थिति है? वर्तमान में क्लाइमैक्स की कमजोरी ये है कि ये काफी सरल है। मतलब, राजा दरबार में अपना जुर्म कबूल करता है और जादुई रूप से श्राप तुरंत टूट जाता है। तो इसमें कनकलता तो कुछ कर ही नहीं रही है। बिल्कुल, इसमें कनकलता पूरी तरह से निष्क्रिय रहती है। उसे मुक्ति उसके पिता के पश्चाताप से मिलती है, ना कि उसके स्वयं के किसी महान नैतिक संघर्ष या बलिदान से। तो इससे क्या दिक्कत है?
एक नायक जो अंत में खुद कुछ नहीं करता, वो श्रोताओं को निराश कर देता है। लेकिन देखिए, प्रस्तुत सामग्री यह स्पष्ट करती है कि न्याय के लिए सच बोलना जरूरी है। तो क्या राजा का कबूलनामा ही इस नैतिक संदेश को स्थापित करने के लिए काफी नहीं है? आखिरकार जिसने पाप किया है उसी को तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए ना। अगर कनकलता श्राप को तोड़ती है तो क्या राजा के पाप का वजन और उसका पछतावा कहानी में हल्का नहीं पड़ जाएगा? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। राजा का पछतावा आवश्यक है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा। तो फिर समस्या कहाँ है? समस्या यह है कि किशोर साहित्य में नायक को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है। किशोर पाठक अपने जीवन में स्वतंत्रता और अपनी पहचान तलाश रहे होते हैं। हाँ, वो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। बिल्कुल, वे ऐसी कहानियां नहीं पढ़ना चाहते जहां वयस्क आकर अंत में सब कुछ ठीक कर दें। मैं समझ गई। इसीलिए मेरा स्पष्ट सुझाव है कि श्राप टूटने की प्रक्रिया को केवल राजा के कबूलनामे पर निर्भर करने के बजाय इसे कनकलता के एक साहसिक नैतिक निर्णय और व्यक्तिगत बलिदान से सीधे जोड़ें। मतलब श्राप को टूटने के लिए कनकलता की अपनी एजेंसी की आवश्यकता होनी चाहिए। एकदम सही। तो हम राजा के पश्चाताप को हटा नहीं रहे हैं, बल्कि कनकलता को उस पश्चाताप का उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो बस खड़ी रहकर इंतजार नहीं कर सकती कि उसके पिता कब सच बोलेंगे। उसे खुद आग में तपना होगा। सही कहा। लेकिन इस बदलाव को पन्नों पर कैसे उतारा जा सकता है? इसका कोई उदाहरण? क्लाइमैक्स को पूरी तरह से फिर से आकार दिया जा सकता है, जिसके लिए ये कुछ ठोस उदाहरण हैं। कहानी का अंत ऐसा किया जा सकता है जहां कनकलता ये फैसला करे कि वो अब रात के अंधेरे में छिपकर नहीं रहेगी। तो वो क्या करेगी? श्राप टूटने के लिए उसे ये जोखिम उठाना पड़े कि वो सूरज की पहली किरण के सामने दरबार में खड़ी होकर स्वयं सच बोलेगी। बाप रे, वो और पाठक दोनों ये जानते होंगे कि दिन के उजाले में वो हमेशा के लिए एक बेजान पत्थर बन सकती है। बिल्कुल। ये तो एक जबरदस्त नैतिक दुविधा है। वो जानती है कि सूरज की किरण उसे निर्जीव कर सकती है। इसके बावजूद वो अपने पिता के सामने, पूरे दरबार के सामने खड़ी होती है। दृश्य की कल्पना कीजिए। हाँ, सूरज धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, महल के झरोखों से रोशनी अंदर आ रही है। रोशनी की एक किरण उसके पैर पर पड़ती है और उसका पैर पत्थर में बदलना शुरू हो जाता है। और दर्द और दहशत के बावजूद वो बोलना जारी रखती है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और यही वो क्षण होगा जो कहानी को अमर बना देगा। बिल्कुल। जब वो न्याय के लिए अपना अस्तित्व मिटाने को तैयार होकर अपनी जान की परवाह किए बिना अपने पिता के गुनाह को सबके सामने कहेगी, तब उसका ये निस्वार्थ नैतिक बलिदान उस काले जादू की नींव को हिला देगा। तो जादू उसके इस बलिदान से टूटेगा। हाँ, उसकी ये अदम्य हिम्मत देखकर राजा पूरी तरह टूट सकता है और सबके सामने अपना अपराध स्वीकार कर सकता है। लेकिन श्राप राजा के बोलने से नहीं, बल्कि कनकलता के उस निस्वार्थ बलिदान से टूटेगा। एकदम सही। ये बदलाव फैंटेसी और यथार्थ का एक बहुत ही परिपक्व संतुलन बनाता है। ये किशोर श्रोताओं को ये संदेश देता है कि न्याय और सच की हमेशा एक भारी कीमत होती है। हाँ, कोई जादुई छड़ी या किसी और का पछतावा आपके हिस्से की लड़ाई नहीं लड़ सकता। जब कनकलता खुद को हमेशा के लिए खोने का जोखिम उठाती है, तभी वो वास्तव में खुद को पाती है। ये उसे एक असहाय पीड़ित से निकालकर एक वास्तविक सक्रिय नायक बना देता है। यही कारण है कि कहानी का क्लाइमैक्स सिर्फ घटनाओं का अंत नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? वो चरित्र की आंतरिक यात्रा का चरम बिंदु होना चाहिए। जब जादुई श्राप और नैतिक चुनाव एक ही बिंदु पर आकर टकराते हैं, तभी कहानी का सबसे गहरा प्रभाव पैदा होता है। कमाल की बात कही आपने। तो इस समीक्षा को समेटते हुए रचना को निखारने के लिए 3 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जी। पहला, रहस्य के खुलासे को किस्तों में बांटकर और सुरागों का उपयोग करके सस्पेंस को बनाए रखना, ताकि पाठक कथानक से जुड़े रहें। बिल्कुल। दूसरा, कनकलता की पत्थर की अवस्था में तापमान या दरारों जैसे भौतिक बदलाव लाकर उसकी भावनाओं और बढ़ती हिम्मत को प्रदर्शित करना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और तीसरा, कहानी के क्लाइमैक्स में नैतिक संदेश को कनकलता के अपने सक्रिय बलिदान से जोड़ना, ताकि वो केवल पिता के कबूलनामे पर निर्भर रहने के बजाय खुद श्राप को तोड़ने का कारण बने।
ये सुझाव केवल कुछ रचनात्मक दिशाएं हैं जो इस रचना की गहराई और इसके पात्रों के प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, और विशेष रूप से किशोर श्रोताओं के लिए। हाँ, जो जटिल भावनाओं और नैतिक दुविधाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये बदलाव कहानी को उनके लिए बहुत अधिक प्रासंगिक बना देंगे। तो लेखक से क्या अनुरोध है? लेखक से अनुरोध है कि वे इन सुझावों पर विचार करें, अपनी कहानी के कथानक और पात्रों को इन दिशाओं में संशोधित करें और आगे की समीक्षा के लिए इसे हमें फिर से भेजें। बिल्कुल। और जब भी हम किसी रहस्य या श्राप की कहानी लिखते हैं तो याद रखें कि असली जादू केवल उस श्राप के टूटने में नहीं है। बल्कि उस संघर्ष में है जो नायक को उस बिंदु तक ले जाता है। एकदम सही। एक कहानी तभी याद रखी जाती है जब वो हमें अपनी भीतर के डर का सामना करने की चुनौती देती है। धन्यवाद, और हम आपके अगले ड्राफ्ट का बेसब्री से इंतजार करेंगे।